स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज समावता का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जीआई को ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। एक छोटा सा पॉइंट अपने पास जीआई में बाकी है, पहले वो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जीआई के भौतिक गुण वगैरह अपन ने देख लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे किसी यौगिक में ज्यामिति समावयवियों की कुल संख्या ज्ञात करना। कि भाई किसी भी कंपाउंड में ज्यामिति समावयवी की कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, कि हमें यह कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड के कितने ज्यामिति समावयवी बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चक्रीय यौगिकों में। चक्रीय यौगिकों में, ठीक है। अब भाई चक्रीय यौगिकों में सबसे पहले तो जीआई कैसे चेक करते हैं ये अपन देख लेते हैं। जीआई चेक करना है, फिर इसके बाद में उसके कितने ज्यामिति समावयवी बनेंगे ये चेक करना है। तो चक्रीय यौगिकों में क्योंकि रिंग आएगी, तो रिंग है तो प्रतिबंधित घूर्णन तो है। फिर इसके बाद में मैंने आपको ये बता रखा है कि एक कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में अलग अलग। रिंग के कोई भी दो कार्बन ऐसे सिलेक्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ दिया भाई CH3 और एक यहाँ जोड़ दिया CH3। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, रिंग दे दी और रिंग के कोई भी दो कार्बन ऐसे चेक करो जिस पर उपस्थित दोनों समूह अलग अलग हो, है ना। तो जैसे इस कार्बन पर एक तो CH3 है, एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही इस कार्बन पर भी एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन पर दो समूह, दोनों आपस में अलग अलग, दोनों आपस में अलग अलग, प्रतिबंधित घूर्णन इसमें है ही है, तो जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, ये वाला जीआई प्रदर्शित करेगा क्या। तो देखना जरा, इस कार्बन पर दो, एक तो हाइड्रोजन एक CH3, दोनों अलग अलग। इस कार्बन पर ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है, दोनों समान आ गए। इस कार्बन पर भी एक तो हाइड्रोजन लगा के दिया है, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये दोनों भी समान है, ये वाला जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आपको चेक करना है, मैं कुछ कंपाउंड लिख के दे रहा हूं, चेक करना है कि ये जीआई प्रदर्शित करेंगे या नहीं करेंगे। भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है, चक्रीय यौगिक है। इनमें देखें ज़रा कि कौन सा इनमें से जीआई प्रदर्शित करेगा और कौन सा इनमें से जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है ना। देखें तो भाई चेक करने का तरीका वही क्या कि एक कार्बन पर उपस्थित दोनों समूह आपस में, कोई भी आपको रिंग में कोई भी दो कार्बन ऐसे, कोई भी दो कार्बन आप ऐसे ले सकते हो जिन पर दो समूह उपस्थित हो और दोनों कैसे हो, आपस में अलग अलग हो। जैसे इस कंपाउंड में चेक करते हैं, तो एक कार्बन तो ये, एक कार्बन ये, है ना। इस कार्बन पर क्या जुड़ा है, एक तो Cl जुड़ा है, दूसरा कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इस कार्बन पर एक तो फ्लोरीन है, दूसरा कौन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो है वो कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। ये दोनों भी कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं। यहाँ पर एक तो ये कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक CH3, दोनों अलग अलग हो गए। एक ये कार्बन हो गया, एक Br हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, ये दोनों भी अलग अलग हो गए। तो दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, ये भी जीआई प्रदर्शित करेगा। पहली बात तो रिंग जो होती है उसमें हमेशा प्रतिबंधित घूर्णन होता है। इसको चेक करते हैं। तो इस कार्बन को देखना, अच्छा इस कार्बन पर तो दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। कोई दूसरा कार्बन चेक कर लो, इस कार्बन पर एक तो CH3 हो गया, अब इस पर दूसरा कोई भी नहीं जुड़ा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी है ना, डबल बॉन्ड भी है। तो इस पर जो है एक तो CH3 हो गया और दूसरा इस पर कुछ भी नहीं जुड़ा है। इस पर एक CH3 हो गया, दूसरा इस पर कुछ भी नहीं जुड़ा है। आप कहोगे कि सर ऊपर की तरफ जुड़ा है ना ये वाला, तो ये तो दोनों में कैसा है, सेम है, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये वाला एक Cl जोड़ दिया, एक Cl इस पर जोड़ दिया, इस पर एक CH2 है, एक Cl है, ये दोनों अलग अलग हो गए। इस पर एक CH2 है और ये Cl है, ये दोनों भी अलग अलग हो गए। आप कहोगे कि सर जीआई प्रदर्शित होनी चाहिए, इस डबल बॉन्ड के कारण होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। ध्यान ये रखना है कि भाई जीआई अगर साइक्लोएल्कीन दे दे आपको,
भाई एक तो ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा। देखना जरा, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये कार्बन और ये क्लोरीन, ये दोनों भी अलग अलग हो गए। ये वाला जीआई प्रदर्शित करेगा, ये वाला जीआई प्रदर्शित नहीं करेगा। इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें 8 कार्बन है, इसमें रिंग में 6 कार्बन है। ध्यान ये रखना है कि साइक्लोएल्कीन में अगर डबल बॉन्ड आए ना, तो डबल बॉन्ड के कारण जीआई प्रदर्शित करने के लिए रिंग में कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए। 8 से कम कार्बन आएंगे तो इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई नहीं होगी। ठीक है, जैसे इसमें देखना जरा कि इसमें ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इस पर एक तो CH3 है, एक CH2, दोनों अलग अलग हो गए। इस पर एक CH3 है और एक इधर कार्बन जुड़ा है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। जीआई होनी चाहिए, लेकिन जीआई इसमें नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण जीआई होने के लिए कम से कम 8 कार्बन चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज देखना, ऊपर कार्बन और ये कार्बन, तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इस पर भी एक हाइड्रोजन, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो इसमें इस रिंग के कारण जीआई होगी, रिंग के कारण जीआई होगी। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई नहीं होगी। ये चीज ध्यान में रखना कि साइक्लोएल्कीन में इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई होने के लिए रिंग में कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 8 कार्बन होने चाहिए। यहां पर ये डबल बॉन्ड के कारण जीआई शो करेगा और ये वाला जो है वो इस रिंग के कारण जीआई शो करेगा। तो रिंग के कारण जीआई कैसे चेक करेंगे? आपको रिंग में कोई भी 2 कार्बन ऐसे चुनने हैं, कोई भी 2 कार्बन ऐसे सिलेक्ट कर लो जिस पर उपस्थित दोनों समूह आपस में कैसे हो? अलग अलग हो, तो वो वाला कंपाउंड जीआई शो करेगा। क्लियर है बात? अब हम ये चेक करेंगे कि भाई इनमें से कौन से वाला, जैसे ये वाला जीआई शो कर रहा है, ये वाला जीआई शो करेगा, तो इसके कितने ज्यामितीय समावेशी बनेंगे। देखना जरा कि ये वाला अगर जीआई शो करता है तो इसके कितने ज्यामितीय समावेशी बनेंगे, यही हमें चेक करना है। जैसे मैंने आपको पहले एक कंपाउंड दिया था कि भाई ये वाला कंपाउंड अगर जीआई शो करेगा तो इसको मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ? इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो सिस, एक ट्रांस। बिल्कुल ऐसे ही ये वाला कंपाउंड अगर जीआई शो करेगा तो इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो। देखना जरा, एक तो आप ऐसे बना सकते हो, वेज डैश फॉर्मूला मैंने बता रखा है। एक तो आप ऐसे बना सकते हो, दोनों CH3 एक ही दिशा में। एक इसको आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, एक इसको आप ऐसे बना सकते हो। इसमें दोनों CH3 जो है वो तल के पीछे की तरफ है, तो ये वाला कैसा होगा? ये वाला सिस होगा। इसमें एक CH3 तल के ऊपर, एक CH3 तल के नीचे, तो दोनों CH3 जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, ये ट्रांस, इसको मॉडल से समझते हैं। ध्यान से देखना जरा, ये वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन की रिंग है। ठीक है, जो ग्रीन वाला है वो CH3 मान लो और व्हाइट वाला जो है वो हाइड्रोजन मान लो। ठीक है, तो अब ये वाला कंपाउंड जीआई प्रदर्शित करेगा, तो एक तो इसका ये वाला बन जाएगा। ध्यान से देखो जरा कि इसमें दोनों CH3 आपको तल के पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, दोनों CH3 एक ही दिशा में है, तो ये कौन सा हो गया? ये सिस हो गया। अगर CH3 पीछे की तरफ है तो बिल्कुल हाइड्रोजन सामने की तरफ होगा, हाइड्रोजन को इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन को इंडिकेट नहीं किया है। ठीक है, एक तो ये वाला बन गया है ना, तो ये वाला सिस है। आप कहोगे कि सर दोनों CH3 को तल के सामने कर दो, ये लो कर दो, तो भी कौन सा रहेगा? सिस वाला ही रहेगा। इसलिए आप चाहे ये वाला बना दो, चाहे आप ये वाला बना दो। ये दोनों एक ही है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, दोनों को किसी एक को काउंट करना है। आपको कितने जीआई बनेंगे तो दोनों में से एक को काउंट करना है, क्योंकि ये वाला भी सिस है और अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये वाला भी क्या है? सिस है। क्लियर है? तो एक तो कंडीशन ये वाला हो गई कि CH3 दोनों एक ही दिशा में है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि भाई दोनों CH3 जो है वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दे दे। एक CH3 तल के सामने की तरफ है, देखो एक CH3 तल के सामने की तरफ है, दूसरा CH3 तल के पीछे की तरफ है, तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन है, एक CH3 तल के सामने की तरफ है, एक CH3 तल के पीछे की तरफ है। अगर ये वाली कंडीशन दे दे तो ये कौन सा हो जाएगा? ट्रांस। इसको आप चाहे तो ऐसे बना दो, आप चाहे तो इधर वाले को तल के सामने कर दो, इधर वाले को तल के पीछे, वो कैसा रहेगा? ट्रांस ही रहेगा। तो इसके टोटल कितने जीआई बन गए? 2 जीआई बन गए। ऐसे हमें चेक करना है कि किस कंपाउंड के कितने जीआई बनेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है? एक एक बार यही पॉसिबिलिटी लेनी होती है, एक बार सबको तल के ऊपर की तरफ या एक बार सबको तल की एक ही तरफ कर दो, फिर एक एक को करके एक तल को आगे कर दिया, एक को पीछे कर दिया, फिर 2 को तल के, कितने भी समूह जोड़ दें, हमें ऐसे ही बनाना है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं,
इसको चेक करो, ठीक है, इसके कितने जीआई बनेंगे, है ना। इसको चेक करो, इसके कितने जीआई बनेंगे। इनके जीआई चेक करने हैं, ठीक है ना। पहले तो चेक कर लो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल कि कोई भी दो कार्बन ऐसे सिलेक्ट करने हैं, कोई भी दो कार्बन जिस पर दोनों समूह आपस में अलग अलग हो। इस पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3, एक हाइड्रोजन, एक CH3, जीआई शो करेगा। इसमें भी देखना जरा, ये कार्बन देख लो, एक फ्लोरीन हो गया, एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन, इस पर भी एक फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन। तो कोई भी दो कार्बन ऐसे लेने होते हैं जहां पर उपस्थित दोनों समूह आपस में कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक है। और इसमें देख लो कि एक फ्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो एक काम करें कि पहले तो दोनों CH3 को एक ही दिशा में रख दो, ये CH3 और ये CH3, दोनों को तल के पीछे की तरफ रख दो, चाहे दोनों को तल के आगे की तरफ रख दो। तो जब सारे समूह एक ही तरफ होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। और फिर एक ये वाला हो जाएगा कि एक CH3 को तो तल के पीछे की तरफ रख दो, किसी भी एक को, और एक को तल के आगे की तरफ रख दो, तो एक ये वाला बन जाएगा CH3। तो इसके कितने बने, 2। इसके चेक करते हैं। एक काम कर रहा हूँ, सारे के सारे फ्लोरीन को तल के एक ही दिशा में रख दो। एक बार सब फ्लोरीन को तल के या तो पीछे की तरफ या सामने की तरफ, तो एक तो ये वाला बन जाएगा। किसी एक फ्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, तो एक फ्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, एक फ्लोरीन को मैं लेके गया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप कहोगे कि सर एक को आप तल के सामने ले आए, दो को तल के पीछे लेके चले गए। अब एक काम करो, दो को तल के सामने ले लो, एक को तल के पीछे, कोई बात नहीं, ये वाला ही रिपीट हो जाएगा कि दो एक दिशा में है और एक विपरीत दिशा में है। अगर मैं इन दोनों को सामने की तरफ कर लेता हूं तो भी दो एक दिशा में, एक विपरीत दिशा में, तो इसके भी कितने बनेंगे, 2। लेकिन इसके अलग बनेंगे, देखना कैसे। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तीनों अलग अलग है। तो एक काम कर रहा हूं, एक बार तो तीनों को एक ही दिशा में ले लेते हैं, तीनों को एक ही दिशा में, फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन, तीनों को एक ही दिशा में। फ्लोरीन को सामने की तरफ, क्लोरीन और मतलब फ्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, क्लोरीन और ब्रोमीन को अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये वाला पॉसिबल है, फ्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, क्लोरीन और ब्रोमीन को अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फ्लोरीन और क्लोरीन को एक दिशा में रखूं, कि फ्लोरीन और ये है क्लोरीन, इनको एक दिशा में रखा और ब्रोमीन को एक दिशा में रखा, यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, फ्लोरीन और ब्रोमीन को समान दिशा में रखो, क्लोरीन को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देखो, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4 पॉसिबिलिटी होगी। तो इसके कितने जीआई बनेंगे, इसके टोटल 4 जीआई बनेंगे। ऐसे हमें क्या करना है भाई, बना बना के चेक करना पड़ता है कि किसके कितने जीआई बनते हैं, ठीक है ना। इसका और कोई तरीका नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ केवल 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ 2 बनेंगे, ठीक है, इसमें भी 2 ही बनेंगे, इसमें टोटल 4 बनेंगे। एक कंपाउंड में आपको दे रहा हूँ, उसमें आपको सोचना है कि उसमें ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। और आपका कंपाउंड ये है, इसमें चेक करना जरा कि इसमें कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, टोटल इसके कितने जीआई संभव है। इस कंपाउंड के टोटल कितने जीआई संभव है, ये आपको चेक करना है। अभी मैं बताता हूं, पहले आप देखें जरा इसको, मैं मिटा देता हूं इनको। देखो जरा, चेक करते हैं वही कंडीशन, एक बार सबको एक ही दिशा में,
तो जितने भी CH3 है इन सबको एक ही दिशा में लेके चले जाते हैं, CH3 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 सबको एक ही दिशा में, ठीक है। किसी एक को अपोजिट डायरेक्शन में, कोई भी एक, जैसे इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में लेके चला जाता हूँ, ठीक है, CH3 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 CH3, ठीक है। फिर दो को अपोजिट डायरेक्शन में, दो को मतलब किन्हीं दो को अलग डायरेक्शन में और बाकी दो को अलग डायरेक्शन में, CH3 और CH3, कोई भी दो, ये दो एक डायरेक्शन में है और ये दो एक डायरेक्शन में है, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते थे इन दोनों को एक दिशा में, है ना, या इन दोनों को एक दिशा में, तो भी ये वाला ही बनता, एक ही बात होती। एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि भाई मैं दो जो आमने सामने वाले हैं, जो अपोजिट कॉर्नर वाले हैं, है ना, इनको जो है वो समान दिशा में रखूं, जैसे CH3 और ये CH3, और बाकी दो को एक दिशा में रखूं, ये CH3 और ये CH3। तो भैया ऐसे हमें क्या है कि हर बार सोचना पड़ेगा, हमें हर बार चेक करना पड़ेगा कि कितने GI बनेंगे। तो इसके टोटल कितने GI बनेंगे, इसके टोटल 4 GI पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे हम चेक करेंगे चक्रीय यौगिकों में GI की कुल संख्या, है ना। सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि भाई कहाँ कहाँ से GI प्रदर्शित होगी। यहाँ पर जो है एक CH3 है, एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, यहाँ पर एक CH3 एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, यहाँ पर भी एक CH3 एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग, ये भी एक CH3 एक हाइड्रोजन, ये भी दोनों अलग अलग है। तो सबको जो है वो आपको एक बार क्या करना है, एक दिशा में कर दो, फिर किन्हीं दो को एक दिशा में, बाकी को अपोजिट डायरेक्शन में, तीन को एक दिशा में। ये कंडीशन आपको खुद को चेक करनी पड़ेगी, खुद को सोचना पड़ेगा कि किसको समान दिशा में ले और किसको अपोजिट डायरेक्शन में ले, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये है चक्रीय यौगिकों में कुल GI की संख्या ज्ञात करना। दूसरा अपने पास है भाई अचक्रीय यौगिकों में GI की कुल संख्या ज्ञात करना। तो देखिए अचक्रीय यौगिकों में GI की कुल संख्या ज्ञात करना, ठीक है भैया। अचक्रीय यौगिक जो होते हैं ना, वहां हमें टोटल नंबर ऑफ GI कैलकुलेट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ GI काउंट करने हैं। अचक्रीय है नहीं, जो सीधे श्रृंखला वाले होते हैं जिनमें कार्बन की ओपन कार्बन चेन होती है, मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। तो वहां हमें GI की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के कंपाउंड में GI की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास, कुछ सूत्र हैं, और उन सूत्र से हमें क्या करना है भाई, GI की कुल संख्या ज्ञात करनी है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है ना। तो यहां GI के लिए पहला फॉर्मूला है, पहली कंडीशन है, यदि यौगिक असममित हो, यदि यौगिक कैसा हो, असममित हो। तो अगर अपना यौगिक असममित है तो हमें GI कैसे चेक करनी है यह मैं बता देता हूं। तो भाई इस केस में टोटल GI बराबर 2 की घात n, ये एक फॉर्मूला है, इससे निकालेंगे। असममित यौगिक क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, ठीक है ना। और जहां n जो है, n अपने पास होता है भाई टोटल नंबर ऑफ, या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, GI प्रदर्शित करने वाले द्विबंधों की संख्या, ठीक है, GI प्रदर्शित करने वाले द्विबंधों की संख्या। दूसरा है यदि यौगिक सममित हो, ठीक है। तो इसमें दो केस है। केस फर्स्ट, यदि द्विबंधों की संख्या है ना, यहाँ पर वो ही द्विबंध काउंट करने हैं GI प्रदर्शित कर रहे हैं, जो GI प्रदर्शित करते हैं वो ही डबल बॉन्ड काउंट करने हैं। एक कंपाउंड में GI प्रदर्शित करने वाले डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और प्रदर्शित नहीं करने वाले भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो आपको केवल वही डबल बॉन्ड काउंट करने हैं जो GI प्रदर्शित कर रहे हैं। GI प्रदर्शित करने वाले द्विबंध होने चाहिए, ठीक है ना। तो यदि द्विबंधों की संख्या
सम हो, तो इस केस में टोटल जीआई, एक बार आप फॉर्मूले नोट कर लें, फिर अप्लाई करना मैं आपको बताऊंगा। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और यहाँ पर p बराबर होता है n/2, ठीक है। और n वो जीआई प्रदर्शित करने वाले द्विबंधों की संख्या के सेकंड यदि द्विबंधों की संख्या विषम हो तो टोटल जीआई का फॉर्मूला भाई अपने पास होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, और यहाँ पर p बराबर हो जाता है n+1/2, बस इतना ही अंतर है, ठीक है ना। एक बार फॉर्मूले आप नोट कर लें। अब मैं एग्जांपल से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको काम में कैसे लेना है, ठीक है ना। देखिए ज़रा, देखना आपने नोट तो कर ही लिया होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ हम चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, जीआई चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है, एक ये कंपाउंड है, सिंपल से एग्जाम्पल लेंगे पहले अपन। एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है। इनमें हमें जीआई की संख्या ज्ञात करनी है कि टोटल कितने जीआई होंगे। क्लियर है ना, सिंपल सा काम है। देखो ज़रा अभी देख लेते हैं ना कि ये कंपाउंड है, ठीक है। आपको ये बताने हैं इनमें कुल जीआई कितने बनेंगे। सबसे पहला ये कंपाउंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपाउंड में ये चेक करना है कि कंपाउंड सममित है या असममित है। अब सममित असममित यहां पर कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए सुन लो कि भाई आपको यौगिक का दोनों तरफ से नंबरिंग करनी है, यौगिक की दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखनी है ना। कि इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपको इधर से भी नंबरिंग करके देखनी है। दोनों तरफ से नंबरिंग करके इसका नाम लिख के देखना है। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 5 कार्बन के लिए पेंट 2 इन, और इधर से नंबरिंग करूंगा तो पेंट 3 इन। कौन सी सही है कौन सी गलत है ये नहीं चेक करना है, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये नहीं चेक करना है। तो अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नाम समान आता है तब तो सम्मित होगा, है ना। दोनों तरफ से नंबरिंग समान नंबरिंग हो जाए, एक जैसी नंबरिंग हो जाए, दोनों तरफ से नाम लिखने पर कोई फर्क ना पड़े तो सम्मित होगा, और दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर अलग अलग नाम आता है तो असम्मित होगा। यहां दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर अलग अलग नाम आ रहा है तो ये कंपाउंड असम्मित है। तो इतना चेक कर लिया, सम्मित असम्मित चेक कर लिया, तो भाई आगे तो आप सिंपली काम कर ही लोगे। अब यहां चेक करो कि ऐसे कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां ये पहली बात तो असम्मित है, असम्मित, और n का मान कितना 1। n क्या है, ऐसे डबल बॉन्ड जो जीआई शो करते हैं। तो यहां पर एक ही डबल बॉन्ड ऐसा है जो जीआई शो कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल जीआई कैसे निकालें, 2 की घात 1 है ना। 2 की पावर n अगर असम्मित होता है तो 2 की घात 1 कितने बनेंगे इसके टोटल जीआई 2, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला, खत्म बात। यहां चेक करते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 नाम क्या आएगा, ब्यूट 2 इन, और अगर इधर से नंबरिंग कर दूं तो ब्यूट 2 इन। दोनों तरफ से नंबरिंग समान आ रही है, नाम समान आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, ये सम्मित है। ये वाला कैसा है, सम्मित है। और डबल बॉन्ड कितने हैं जो जीआई शो करेंगे, 1, सम्मित है। n का मान क्या है, विषम है। ऐसे द्विबंधों की संख्या जो जीआई शो करते हैं वो क्या है, विषम है। तो जीआई टोटल जीआई होते हैं 2 की पावर n-1
प्लस 2 की पावर p माइनस 1, और यहाँ पर p बराबर क्या हो जाता है n प्लस 1/2, ये हो जाता है p बराबर। तो यहाँ पर n का मान 1 रखो, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना 1, तो p का मान कितना 1, तो रखते हैं यहाँ, देखना जरा, 2 की घात 1 माइनस 1 n का मान रख दिया, प्लस 2 की घात 1 माइनस 1 p का मान रख दिया, ठीक है। 1 माइनस 1 0, तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, किसी की भी पावर 0 का मान कितना होता है 1, और ये भी 1, तो कितने बने 2। तो भाई इसमें भी टोटल जीआई कितने बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला। क्लियर है बात, तो एक सिस एक ट्रांस। यहाँ चेक करते हैं, 1 2 पहले दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 4 फिर चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड, 3 4 चौथे नंबर पे, यानी दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे समान आएगा। तो समान आएगा तो कैसा है, ये सममित है, ये वाला भी सममित है। n का मान कितना है, यहाँ n का मान 2 है, यानी कि सम आया है। तो टोटल जीआई क्या, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1, इस बार p बराबर क्या हो जाएगा n/2, और n का मान कितना है, n का मान 2 है, तो n का मान रख देते हैं, तो p का मान कितना आएगा 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, p कितना 1 ही है, 1 माइनस 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, ये तो कितना 1, तो 2 की घात 1 आएगा, यहाँ पर 2 की घात 0 आएगा, 2 की घात 0 का मतलब 1, 2 की घात 1 का मतलब 2, तो टोटल कितने बने, इसके 3 जीआई बनेंगे। भाई इससे 3 जीआई बनेंगे, देखना जरा, इससे सिस ट्रांस बन सकता है, इससे सिस ट्रांस बनता है, एक दोनों में कॉमन आएगा, तो इसलिए इसके टोटल कितने बनेंगे, इसके टोटल 3 जीआई बनेंगे। ऐसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, चेक करना है, इसको चेक करना, बोलो सममित है कि असममित है। दोनों तरफ से नंबरिंग करके साफ दिख जाएगा भाई आपको, बोलो क्या दोनों तरफ से नंबरिंग समान आ सकती है क्या, इधर से डबल बॉन्ड एक नंबर पे, इधर है क्या एक नंबर पे डबल बॉन्ड, नहीं है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर नंबरिंग अलग अलग आएगी, नाम अलग अलग आएगा। कैसा है ये, असममित है। n का मान बता दो जरा, इसमें n का मान, तो n का मान आप कहोगे 1 2 3, 3 नहीं है, n का मान होता है ऐसे डबल बॉन्ड जो जीआई प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाला डबल बॉन्ड जीआई थोड़ी ना प्रदर्शित कर रहा है, ये 2 डबल बॉन्ड जीआई प्रदर्शित कर रहे हैं, तो n का मान कितना है 2, तो टोटल जीआई कितने होंगे, 2 की घात 2 कितने 4, इसके टोटल 4 जीआई बनेंगे। इसको चेक करते हैं, बोलो सममित है कि असममित है, इधर फेनिल है, इधर कुछ भी नहीं है ना, तो कैसा हो गया, असममित हो गया, असममित हो गया। n का मान बता दो जरा, n का मान, ऐसे कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये भी करेगा, तो n का मान 2 है, तो जीआई कितने बनेंगे भाई, इसके जीआई 2 की घात 2 कितने, इसके भी 4 बनेंगे, ठीक है। ये वाला कैसा है, सममित है या असममित है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 पर 4 पर 6 पर, इधर से चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 पर, फिर 3 पर, नहीं 2 पर 4 पर 6 पर, दोनों तरफ से नंबरिंग समान आ रहा है, तो ये कैसा है, ये वाला सममित है, ठीक है। n का मान कितना है, ऐसे कितने डबल बॉन्ड है जो जीआई शो करेंगे, ये वाला भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, जीआई चेक करनी आती है अभी हमें, है ना, तो n का मान 3, n का मान अगर विषम आ जाए तो वो रहा फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, तो 2 की घात 3 माइनस 1 प्लस 2 की घात p का मान कितना हो जाएगा, p बराबर 3 प्लस 1/2, तो बोले तो p बराबर कितना आएगा 2, क्लियर है, तो p का मान 2 आएगा, 2 माइनस 1, तो कितना, यहाँ पर तो आएगा 2 की घात 1, और यहाँ पर 2 की घात 2, 2 की घात 2 कितना 4, और 2 की घात 1 कितना 2, टोटल कितना 6, इसके टोटल 6 जीआई बनेंगे। क्लियर है बात, तो भाई ऐसे हमें क्या करना है, टोटल जीआई जब भी चेक करने हो ये वाला तरीका काम में लेना है, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ जो कल की क्लास में मैंने जीआई में छुड़वा दिए थे, क्योंकि वो टोटल जीआई कैलकुलेट करने से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन है सबसे पहले स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर ये लो भाई, स्टेज फर्स्ट में तो एक ही क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। स्टेज सेकंड में आ जाओ, स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 37 और 38,
और फिर स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बस ये क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। ये टोटल जीआई कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है जो हमने देख ली, ठीक है। तो भाई ये थी हमारी ज्यामितीय समावयवता कंप्लीट है, और कल मैंने आपको इसके क्वेश्चन टिक करवा ही दिए थे। और कौन कौन सी पढ़ ली अपन ने? संरचनात्मक पढ़ ली, क्वेश्चन उसके भी टिक करवा दिए, ठीक है। फिर संरूपण पढ़ ली, उसके क्वेश्चन भी मैंने कल की क्लास में टिक करवा दिए। ज्यामिति अपन ने पढ़ ली, उसके क्वेश्चन भी अपन ने टिक कर लिए। लास्ट अपने पास समावयवता बच रही है जिसका नाम है प्रकाशिक समावयवता। तो वो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, तो देखना जरा कि प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे आगे प्रकाशिक समावयवता के बारे में, ठीक है ना। लेकिन प्रकाशिक समावयवता पढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और पॉइंट है भाई सममिति के तत्व। सममिति के तत्व, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखना जरा कि यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको ये बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल सममित है या असममित है। अभी जो हमने जीआई ज्ञात करने के लिए सममित असममित देखा था वो अलग चीज़ है, और ये अलग चीज़ है। वहाँ जीआई ज्ञात करने के लिए आपको जब भी सममित असममित चेक करना हो तो दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लो। दोनों तरफ से नंबरिंग अगर समान आती है तो सममित है, असमान आती है तो असममित है, ठीक है। तो सममिति के तत्वों में यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम अलग है। देखना कि पहला जो सममिति का तत्व होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में बोलूँगा POS, और हिंदी में बोलते हैं सममिति का तल। सममिति का तल, POS, ठीक है, सममिति का तल। अब ये क्या होता है, तो इसको देखना ध्यान से कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममिति का तल क्या चीज़ है। तो देखना कि भाई किसी भी, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, किसी भी यौगिक से गुजरने वाला वह काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष यौगिक को दो बराबर भागों में काटा जा सके तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, ठीक है। क्या है कि किसी भी यौगिक से गुजरने वाला वह काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष यौगिक को दो बराबर भागों में काटा जा सके तथा दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, POS कहलाता है। POS कहलाता है। अब भैया देखना जरा क्या है कि भाई जैसे अपने पास ये कोई कंपाउंड है A, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें कोई भी एक ऐसा तल ढूंढना है जिसके सापेक्ष अगर मैं इसको काटूं तो दो बराबर भाग बने। जैसे मान लो मैं इसको जो है इस तल में काटूं, ठीक है, तो दो बराबर भाग बनेंगे। कौन से भाग बनेंगे? एक तो भैया जी ये बनेगा, एक भैया जी ये बनेगा, दो बराबर भाग बनेंगे। और ये सोचना कि अब अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगा दूँ, एक कांच लगा दूँ, वही कांच जिसमें आप सुबह सुबह अपना मुंह देखकर खुद को संवारते हो, ठीक है ना, यहाँ एक मिरर लगा दूँ, तो आप सोचना कि क्या ये वाला मिरर में ऐसा ही दिखेगा, दर्पण में ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो बिल्कुल ये वाला दर्पण में ऐसा ही दिखेगा। तो ये जो तल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको POS बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि एक ऐसा तल जिसके सापेक्ष काटे, दो बराबर भाग बने, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो इसको POS बोलेंगे। जैसे
ये है भैया, ठीक है। इसको कैसे काटूं, इसको मैं इस तल के सापेक्ष काटूं, इसको इस तल के सापेक्ष काटूं, इस तल के सापेक्ष काटूंगा तो दो भाग बनेंगे, दो भाग बनेंगे, ठीक है। अब यहां पर मिरर लगा के देखो और सोचो कि क्या ये वाला मिरर में ऐसा ही दिखेगा, तो ये वाला मिरर में ऐसा ही दिखेगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, हाथ से बना रहा हूं तो, बाकी ये वाला मिरर में ऐसा ही दिखेगा। तो दो बराबर भाग है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो भाई ये वाला भी इसको क्या बोल सकते हैं, POS बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसको किस तल में काटूं कि दो बराबर भाग बने, भाई ऐसे काट सकता हूं क्या, ना नहीं काट सकता, बराबर थोड़ी ना है, ऐसे भी नहीं काट सकता, तो ये POS नहीं है, इसमें POS नहीं है, ठीक है। फिर जैसे ये है, इसको किस तल में काटूं कि दो बराबर भाग बने, तो भाई इसको जो है मैं इस तल में काटूं, दोनों भाग बराबर होंगे क्या, बिल्कुल दोनों भाग बराबर होंगे। अब सोचना जरा कि अगर मैं इन दोनों भागों के बीच में ऐसे करके दर्पण लगा दूं, ऐसे करके मैंने दोनों के बीच में दर्पण लगा दिया, तो क्या ये वाला मिरर में ऐसा दिखेगा क्या, नहीं। ये वाला मिरर में कैसे दिखेगा, ये तो मिरर में अगर बीच में मैं मिरर लगाऊं तो भाई ये वाला तो मिरर में ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा थोड़ी ना दिखेगा। इसका मतलब यहां दोनों भाग बराबर तो है लेकिन मिरर इमेज नहीं है, तो इसको मैं POS नहीं बोल सकता, ये वाला POS नहीं है ना। तो ध्यान ये रखना है कि POS या प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि भाई वो तल, वो काल्पनिक तल जिसके सापेक्ष हम क्या करें, दो बराबर भागों में बांटे, किसी भी कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांटे और दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम POS बोलेंगे। तो ये तो है POS, क्या काम में क्या आता है इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्लियर बात। फिर देखना जरा, ये तो सममिति का तल। दूसरा अपने पास होता है भाई सममिति का केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS, ठीक है ना। सेकंड वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना, COS, इसको हिंदी में बोलेंगे सममिति का केंद्र, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसको समझना, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेफिनेशन है, यदि यौगिक के केंद्र से किसी एक दिशा में चलने पर जो परमाणु प्राप्त हो ठीक विपरीत दिशा, ठीक विपरीत दिशा में चलने पर उतनी ही दूरी पर समान परमाणु प्राप्त हो। अभी मतलब इसका समझेंगे, समान परमाणु प्राप्त हो तथा यह शर्त यौगिक के प्रत्येक परमाणु पर लागू हो, तो यौगिक के केंद्र को COS कहा जाता है, ठीक है। अब भाई इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना जरा कि जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि इसमें COS है या नहीं है।
ठीक है। तो इसके केंद्र पर पहुंच जाओ सबसे पहले, तो ये इसके केंद्र पर चला गया, ठीक है। इसके केंद्र पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको किसी एक दिशा में चलना है, ठीक है, किसी भी एक दिशा में। जैसे मैं नीचे की तरफ गया तो किसी एक दिशा में चलने पर, यही लिखा है किसी एक दिशा में चलने पर जो परमाणु प्राप्त हो, कौन सा परमाणु मिला, कार्बन। तो विपरीत दिशा में, तो ठीक विपरीत दिशा में चलने पर, अब इसके ठीक विपरीत दिशा में चलो, ठीक विपरीत दिशा में चलने पर उतनी ही दूरी पर, यानी यहां जितनी दूरी पर आपको कार्बन मिला है ठीक उतनी ही दूरी पर वही परमाणु प्राप्त हो। यहां कार्बन है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या हो, कार्बन हो, ठीक। और यह शर्त यौगिक के प्रत्येक परमाणु पर लागू, यानी अब दूसरे परमाणु इधर चला तो कार्बन ठीक विपरीत दिशा में कार्बन यहां पर भी लागू हो रहा है, इधर चला कार्बन ठीक विपरीत दिशा में कार्बन यहां पर भी लागू हो रहा है। तो अगर ये हर परमाणु पर लागू हो रहा है तो इस केंद्र को बोलेंगे COS, ये COS है। क्लियर है बात। जैसे ये बेंजीन, केंद्र पर पहुंच जाओ, किसी भी एक दिशा में चले जाओ, ठीक है। अब ठीक विपरीत दिशा में समान दूरी पर समान परमाणु, यहां पर भी कार्बन यहां पर भी कार्बन मिल रहा है, हर कंडीशन हर पर लागू होना चाहिए। यहां पर कार्बन यहां कार्बन मिल रहा है, यहां कार्बन यहां पर भी कार्बन मिल रहा है, ये COS है। क्लियर है बात। जैसे ये है, इसमें चेक करते हैं तो भाई देखना, केंद्र से इधर गया कार्बन मिला, इधर भी कार्बन मिला, ठीक है भाई, है ना। इधर गया कार्बन मिला, इधर गया कार्बन मिला, ठीक है भाई, है ना। इधर गया कार्बन मिला, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये अलग आ गया कि भाई इधर कार्बन था, COS होने के लिए इधर भी कार्बन होना चाहिए था, या फिर इधर गया नाइट्रोजन मिला तो COS होने के लिए इधर भी नाइट्रोजन होना चाहिए था। इसको COS नहीं बोल सकते, ठीक है। और देखो केंद्र पर पहुंच जाओ, ये लो, ठीक, इधर गया कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है, इधर कार्बन इधर भी कार्बन, मतलब ये वाला तो एक ही दूरी पर होगा ना, ये लो, ठीक है ना। इधर ऑक्सीजन तो इधर भी ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन और कार्बन मिल रहा है तो यहां पर भी कार्बन, ये कोई जरूरी नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में समान दूरी पर समान परमाणु होना चाहिए, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इसको भी COS बोल सकते हो, ठीक है। अब देखना कि भाई ये भी है कि इधर गया तो आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ भी नहीं मिला, दोनों तरफ समान दूरी पर समान चीज होनी चाहिए, तो ही इसको क्या बोलेंगे, COS बोलेंगे। इन सब कंपाउंड में COS उपस्थित है। आपको सेंटर से क्या करना है, सेंटर से दोनों तरफ चल के देखना है, दोनों तरफ समान दूरी पर समान परमाणु होना चाहिए, तो उसको क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम COS बोल सकते हैं। क्लियर है बात। फिर देखना, तो ये है POS COS। अब काम में क्या आता है, आपको POS और COS है क्या, ये सममिति के तत्व है, यानी आपको POS COS ये बताएंगे कि अपना कंपाउंड अपना मॉलिक्यूल सममित है या असममित है। तो याद एक लाइन लिख देता हूं मैं यहां पर कि यदि किसी यौगिक में POS या COS या दोनों में से कोई एक या दोनों उपस्थित है तो यौगिक सममित होगा। कैसा होगा, सममित होगा। और यदि दोनों ही उपस्थित नहीं है, दोनों ही उपस्थित नहीं है, तो यौगिक असममित होगा, असममित होगा। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि भाई सममित कब होगा, जब POS या COS या दोनों, या तो POS हो या उसमें COS हो या दोनों आ जाए, तो यौगिक क्या होगा, सममित होगा। और असममित होने की कंडीशन क्या है कि ना तो उसमें POS होना चाहिए ना उसमें COS होना चाहिए, तो यौगिक असममित होगा। एक और सममिति का तत्व होता है AOS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममिति का अक्ष, तो उसकी बात नहीं करेंगे, वो किसी काम का नहीं है, है ना।
अपने काम का नहीं है। तो ये दो चीजें आपको चेक करनी है। अगर आपको पूछ ले क्वेश्चन पहला ऐसा ही आएगा कि एक कंपाउंड देगा, बोलेगा कि इसमें POS या COS है या नहीं है, चेक करो कि भाई इसमें POS COS है या नहीं है, या निम्न में से कौन सा यौगिक, किस यौगिक में केवल POS उपस्थित है, निम्न में से किस यौगिक में केवल COS उपस्थित है, निम्न में से कौन सा यौगिक सम्मित है, निम्न में से कौन सा यौगिक असम्मित है। ऐसा क्वेश्चन पहला यहां से बन सकता है। ठीक, अब देखना कि भाई अभी अपन इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सा यौगिक सम्मित है, कौन सा असम्मित है, POS COS चेक करना, ये क्योंकि प्रकाशिक समानता पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें हमें आनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें POS COS अच्छे से चेक करना हम पहले सीखेंगे, इसके बाद में प्रकाशिक समानता अपन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रकाशिक समानता पूरी की पूरी POS और COS पर ही बेस्ट है, ठीक है ना। तो देखना मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ, उनमें आपको क्या करना है, POS और COS चेक करना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें आपको POS और COS चेक करना, दोनों चेक करने हैं, ठीक है ना। चेक करें, देखिए अच्छे से देखना। हमें इन कंपाउंड में दोनों चीज़ें चेक करनी है, इसमें POS भी चेक करना है और इसमें COS भी चेक करना है। क्लियर है बात। भाई देखो ये कंपाउंड है, इनमें हमें POS COS चेक करना है। क्लियर है, चेक करते हैं शुरू से। सबसे पहले BF3 COS चेक करते हैं पहले, है ना। तो COS चेक करने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूल के सेंटर पर जाओ, इधर गया कौन मिला, फ्लोरीन। अपोजिट डायरेक्शन में फ्लोरीन होना चाहिए, है क्या, नहीं है, तो भाई इसमें COS नहीं है। POS चेक करते हैं, तो भाई इसके लिए मैं मॉडल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखना ज़रा। POS इसके लिए देखते हैं भाई, देखें इसको आप BF3 मान सकते हो, ये वाला कंपाउंड जो है ना वो BF3 है ना। बीच में येलो वाला बोरोन है और बाकी 3 फ्लोरीन मान लो, ठीक है ना। तो अब इसमें ये देखें कि BF3 को मैंने ऐसे रखा है, ऐसे, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु या अणु जो होते हैं या जो समूह होते हैं, वो गोलाकार माने जाते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन गोलाकार है, एक्चुअल में ऐसा ही है फ्लोरीन, ठीक है ना। ये वाला तो इसका सिंबल है, तो F को नहीं चेक करना, आपको ये मान के चलना है कि जो बोरोन है वो भी एक बीच में राउंड शेप है, गोलाकार है, और पीछे जो फ्लोरीन है वो भी कैसा है, गोलाकार है। यहाँ पर जो CH3 है इसको भी क्या मानोगे, गोलाकार मानोगे, हाइड्रोजन को भी गोलाकार। तो ये BF3 की कंडीशन है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। तो मैं इसको जो है वो इस तल में काट सकता हूँ, देखना जरा, इस तल में काट दूँ, इस तल में, ठीक है। इस तल में काटूंगा तो आधा बोरोन इधर, आधा इधर रह जाएगा, आधा फ्लोरीन इधर, आधा इधर, तीनों फ्लोरीन आधे इधर आधे इधर। तो यानी ये वाला जो तल है ना, ये वाला जिस तल में ये रखा गया है, जिस तल में ये पड़ा है, इसी तल में मैं इसको क्या कर दूं, काट दूं। यानी कागज के तल में अगर मैं इसको काट दूं, कागज का तल में का मतलब क्या है, जिस तल में ये रखा गया है उस तल में काट दूं, तो दोनों भाग बराबर बराबर कट जाएंगे और दोनों भाग एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज भी होंगे, दर्पण प्रतिबिंब भी होंगे। तो भाई इसमें POS है, दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो ये कैसा होगा, ये सम्मित होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि भाई ये वाला सम्मित है या असम्मित है। सेंटर पर पहुंच जाओ तो COS है या नहीं है। ऊपर की तरफ कौन मिला, CH3 मिला, नीचे की तरफ CH3 होना चाहिए, कौन है, हाइड्रोजन। तो भाई COS इसमें नहीं है। POS चेक करते हैं, वापस से कागज का तल आपको चेक करना है, बड़ी ही ध्यान से चेक कर लेना भैया। कागज का तल मैं देखना जरा, बताने जा रहा हूं आपको। ये कंडीशन कुछ ऐसी है,
भाई देखें, क्योंकि ये वाली कंडीशन, अच्छा सिस वाला है ना, ये तो दोनों CH3 एक ही डायरेक्शन में, भाई ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है, ध्यान से देखना, दोनों CH3 एक ही दिशा में है, बिल्कुल ये है कागज का तल, ठीक है, इस तल में रखा गया है, तो भाई इसको आप चाहो तो इसको ऐसे काट सकते हो, ऐसे काट दो, ऐसे काटूंगा तो दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, ये वाला भी इसमें POS है, इसके साथ ही इसको भाई मैं ऐसे कागज के तल में भी ऐसे भी काट सकता हूँ, है ना, तो कागज के तल में काटोगे तो भी इसमें POS आ जाएगा, आधा इधर आधा इधर, तो इसमें POS है, ठीक है, COS नहीं है, दोनों में से कोई एक भी आ जाए तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सममित। ऐसे ही ट्रांस वाला चेक करते हैं, तो ट्रांस वाले में देखना, ये ट्रांस वाले में, तो अब देखना जरा, अब इसको मैं अगर ऐसे काटने की कोशिश करूं तो POS है क्या इसमें, ना, ऐसे POS नहीं है, दो बराबर भाग तो बनेंगे लेकिन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज, ऐसे काट रहे हो ना तो दोनों मिरर इमेज नहीं बनेंगे, इधर CH3 है तो इधर भी CH3 होना चाहिए था, अब इधर कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो मिरर इमेज ना भैया, ये वाला तो POS नहीं है ना, लेकिन चेक करो भाई, ये कागज के तल में ऐसे रखा है, ऐसे काट दूं तो भाई आधा CH3 इधर आधा इधर, ये आधा हाइड्रोजन इधर आधा इधर, आधा हाइड्रोजन इधर आधा इधर, आधा CH3 इधर आधा इधर, तो बिल्कुल ये दो बराबर भागों में कटेगा, दोनों मिरर इमेज भी होंगे, तो पेपर के प्लेन में इसमें POS है। COS चेक करते हैं, सेंटर पर पहुंच जाओ, इधर गया CH3 इधर भी CH3, इधर गया हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इधर गया कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसमें COS भी है, POS भी है, COS भी है, ये कैसा है, ये सममित है। ये बेंजीन, बेंजीन को तो भाई कैसे भी काट दो, ऐसे काट दो POS आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, कागज के तल में काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, बेंजीन को कैसे भी काट दो POS इसमें होता ही होता है, COS भी इसमें होता ही होता है, सेंटर से इधर गए कार्बन मिला, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, कार्बन, चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है, इसमें तो POS US है ही है। ये वाला कार्बन देखना जरा, एक कार्बन बीच में लगा रखा है और चार अलग अलग समूह, किरेल कार्बन है, तो भाई किरेल कार्बन में आपको चेक करना है कि क्या इस कार्बन में POS या COS उपस्थित है या अनुपस्थित है, तो चेक करने के लिए तरीका वही है अपना, चारों समूह चेक करो, अगर चारों समूह कैसे आ जाए, अलग अलग आए तो किरेल कार्बन है, और फिर आपको काट के देखना है, कोई भी ऐसा मेरे को तल बताना है जिसके सापेक्ष में इसको काटूं। भाई देखो जरा, ये है किरेल कार्बन, ठीक है ना, बीच वाला कार्बन, एक्चुअल में ऐसा होता है जो चतुष्फलकीय ज्यामिति है। क्या कोई भी तल बता सकते हो जिसके सापेक्ष काटूं दो बराबर भाग बने, हाँ भाई, इधर ये आ रहा व्हाइट वाला, इधर येलो वाला, ना, कोई भी ऐसा तल नहीं है, इधर जो है वो ये वाला परमाणु जुड़ा है, विपरीत में भी यही परमाणु जुड़ा होना चाहिए था, कोई भी ऐसा तल नहीं है, ना तो इसमें POS है ना इसमें COS है, ये कैसा है, ये असममित है, जब दोनों ही नहीं होंगे तो कैसा माना जाएगा, असममित माना जाएगा। फिर चार कार्बन की रिंग जुड़ी है और दो CH3 है, तो इसको चेक कर लेते हैं, बड़ी ही ध्यान से देखना पड़ेगा, तो देखना चार कार्बन की रिंग और दो CH3 है, दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में है, सॉरी दोनों CH3 जो है वो तल के पीछे की तरफ है, तो दोनों CH3 समान दिशा में है, चेक करेंगे। भाई देख लो ज़रा, ये वाइट वाले जो है वो उनको CH3 मान रहा हूँ, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी है, ठीक है ना, कि दोनों CH3 जो है पीछे की तरफ है। इसको कैसे काटूँ कि POS आए, तो भाई इसको जो है वो आप कैसे भी काट सकते हो, इसको मैं ऐसे काटूंगा, है ना, POS आएगा क्या, ऐसे काटूंगा तो ना, ऐसे काटूंगा तो POS नहीं आएगा, क्यों, बराबर भाग तो मिरर इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है ना, तो इसको ऐसे नहीं काट सकते, इसको ऐसे काटेंगे ना, ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ पर मिरर लगाएंगे ऐसे, तो मिरर इमेज बन जाएंगे, ठीक है, तो ये POS हो गया, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी तो काट सकते हो, देखना इस तल में भी काट सकते हो, आधा CH3 इधर आधा इधर आधा इधर आधा इधर, तो ये वाला भी इसमें POS हो सकता है, तो इसमें POS है। COS है क्या, ना भैया, COS कैसे होगा, देखना जरा, COS सेंटर से, ये सेंटर ऊपर की तरफ गया CH3, नीचे की तरफ CH3 है क्या, नहीं है, इसमें COS नहीं है, ठीक है, तो ये वाला जो है वो कैसा माना जाएगा, सममित ही माना जाएगा। इसको भाई आप ऐसे काट दो, बिल्कुल यही कंडीशन है, बस इसमें जो है वो यहाँ पर जोड़ दो, CH3 को बाजू वाले कार्बन पर जोड़ दो, देखो जरा, इसको इस तल में काट दो, इस तल में, है ना, इस तल में काटोगे तो POS, एक CH3 इधर एक CH3 इधर, मिरर इमेज बन जाएगा, POS है। COS है क्या, भाई इधर गया देखना CH3 मिला, अपोजिट डायरेक्शन में CH3 नहीं है, COS नहीं है,
ठीक है। फिर एक CH3 को ऊपर, एक CH3 को नीचे, इसको काटो भाई। इसमें इसको ऐसे काटूंगा तो COS आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो CH3 है और इस तरफ ऊपर CH3 नहीं है, मिरर इमेज नहीं बनेगी, तो इसमें POS कैसे भी नहीं आएगा। इसको आप कह दो सर पेपर के प्लेन में काट दो, तो देखो जरा कि ये ऐसे पड़ा है ना। अब पेपर के प्लेन में, इस प्लेन में काटूंगा तो एक CH3 इधर, एक इधर, लेकिन मिरर इमेज नहीं बन पाएंगे। तो इसमें ना तो POS है ना इसमें COS है। ये वाला भी कैसा है? ये भी असममित है। तो आज की क्लास में यहीं तक। आपको केवल सम्मित और असम्मित चेक करना आना चाहिए, है ना, कि कौन सा सम्मित है कौन सा असम्मित है। इस पर बाकी कल की क्लास में अपन और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे POS और COS पर, और कल से ही एक्चुअल में जो प्रकाशिक समावता क्या होती है उसकी बात करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।